हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचएससी हुआ करता था पहले, ये अभी नया आयोग बन गया है मार्च 2024 में। 42 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुके हैं इसके। यहाँ पे टेस्ट नंबर 43 अभी डिस्कस करेंगे हम। टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है तो वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए, या इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। और भी कोई क्वेरी है पूछ सकते हैं आप। अगर सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। इसमें आपको आपके सिलेबस के कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस सेट मिलते हैं और उनका डिटेल्ड सॉल्यूशन का पीडीएफ मिलता है। बाद में आप लोग क्या करते हैं, हमें आके याद दिलाते हैं कि एग्जाम में अभी 15 दिन बाकी हैं, 10 दिन बाकी हैं। तो वैसा मत कीजिए। अगर आप सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। लेट्स बिगिन। 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? देखिए, जो 19वां गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन है, ये कहाँ पे आयोजित किया गया है? सबसे पहले तो गुट निरपेक्ष है, नॉन अलाइंड मूवमेंट, गुट निरपेक्ष आंदोलन। ये इसकी स्थापना कब हुई थी? गुट निरपेक्ष आंदोलन इसकी स्थापना हुई थी 1961 में। जो नेहरू जी के पंचशील के सिद्धांत थे, उनके आधार पे इसकी स्थापना की गई थी। अभी ये जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है, 19वां आयोजित हुआ है, ये कंपाला में हुआ है, युगांडा में। कहाँ पे? कंपाला, युगांडा में। और इसमें 120 सदस्य देश हैं इसके टोटल, और 120 सदस्य देशों में से 90 ने शिखर सम्मेलन में भाग लिया, और जिसमें से 30 तो हेड ऑफ द स्टेट थे, 30 राष्ट्र अध्यक्ष थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। युगांडा के पास इसकी अध्यक्षता कब तक रहेगी? युगांडा नेम का अब अध्यक्ष है 2024 से, और 27 तक युगांडा के पास ही इसकी अध्यक्षता रहेगी। ए इसका करेक्ट आंसर है। 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये इसके लिए किसे नामित किया गया है, नॉमिनेट किया गया है? ये मिला है, देखिए, जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है, ये 2023 में अनाउंस किया गया था, और ये दिया गया है 2024 में, इसीलिए ये इम्पोर्टेंट है। गुलजार को दिया है और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया है। तो डी इसका करेक्ट आंसर है। ए और बी दोनों को ये दिया गया है। गुलजार हैं, गुलजार ना देके आपको संपूर्ण सिंह कालरा भी दिया जा सकता है। गुलजार का असली जो नाम है वो संपूर्ण सिंह कालरा है, और ये कवि रहे हैं, काफी फेमस उर्दू के कवि है। इसके अलावा जो रामभद्राचार्य, ये चित्रकूट में तुलसी पीठ के संस्थापक हैं, और संस्कृत जगतगुरु स्वामी रामभद्राचार्य, और उर्दू को गुलजार साहब को दिया है। 2023 का है ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, जो 2024 में दिया है। कौन सा विभाग एक समर्पित योजना वाइज किरण को कार्यान्वित कर रहा है? वाइज किरण ये एक योजना है, इसको कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सा विभाग इसका इम्प्लीमेंट कर रहा है? सबसे पहले तो हमें यह देखना होगा कि ये वाइज किरण है क्या। वाइज किरण है विमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग। वाइज ये है विमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग किरण। ये किसके लिए है? महिलाओं के लिए है। ये जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फील्ड है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, उसके क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए एक समर्पित योजना है, और ये विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग इसको इम्प्लीमेंट कर रहा है। इससे क्या होगा कि एक तो जेंडर जो इक्वलिटी है वो इसका मकसद है। दूसरा, इस कार्यक्रम के माध्यम से जो विमेन्स हैं, उनके द्वारा अपनी वैज्ञानिक यात्रा में समानता लाया जाना, या जो चुनौती है उनका समाधान करना, एक यूं कह सकते हैं समग्र दृष्टिकोण है। ए इसका करेक्ट आंसर है। आप वाइज की फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, विमेन इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, वाइज किरण। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा एक शहर कर्क रेखा पर स्थित नहीं है? कौन सा सिटी है इनमें से जो कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे नहीं है?
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का क्वेश्चन 100% पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको हर एंगल से इजी या टफ क्वेश्चन कैसा भी पूछा जाए हमें तैयारी करनी है, और ये पढ़ाया भी जा चुका है बहुत अच्छे से, और आगे भी आपको ये करवाते रहेंगे। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है कर्क रेखा, ये भारत में टोटल 8 स्टेट से, कितने 8 राज्यों से होके गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखिए गुजरात में ये कहाँ से, गुजरात में जो सबसे नजदीकी है ये जसदान और अहमदाबाद। कहाँ से, जसदान और अहमदाबाद, यहां से होके गुजरती है। अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में बांसवाड़ा जिला है, वहां पे कालिंजर से होके गुजरती है। मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में शाजापुर, उज्जैन, भोपाल, जबलपुर और शादोली, यहां से होके गुजरती है। छत्तीसगढ़ की बात करें अगर तो ये छत्तीसगढ़ में सोनहत है, सोनहत एंड अंबिकापुरी, सोनहत और अंबिकापुरी से होके गुजरती है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में रांची, और पश्चिम बंगाल की बात करें हम, वेस्ट बंगाल में कहां से होके गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कृष्णानगर और हुगली, और त्रिपुरा में ये उदयपुर, त्रिपुरा में उदयपुर के से होके गुजरती है। मिजोरम में है चंफाई, मिजोरम का चंफाई है। तो देखिए कालिंजर है, यहां से राजस्थान में होके गुजरती है। जसदान ये गुजरात का है। सोनहत है जो अभी हमने पढ़ा छत्तीसगढ़ का है। अम्पानी से होके और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है। एक्चुअली अम्पानी क्या है, एक है 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, दूसरा है 82.5 डिग्री जो मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से होके गुजरती है। और ये कहां से होके गुजरती है 82.5 डिग्री, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, इनसे होके गुजरती है 82.5 डिग्री। तो 82.5 डिग्री जो ओडिशा में गुजरती है वो अम्पानी से होके गुजरती है। अम्पानी यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरती है। 82.5 डिग्री जो IST देशांतर है ईस्ट, 82.5 डिग्री ईस्ट, वो गुजरता है यहाँ से। उत्तर प्रदेश की बात करें तो बांसी, बस्ती, भदोई, चुनार, जौनपुर, यहाँ से होके गुजरती है, या मिर्जापुर। और ओडिशा में ये अम्पानी के अलावा जयपुर है, वहां से होके गुजरती है। नवरंगपुर है ओडिशा में, वहां से होके गुजरती है। छत्तीसगढ़ में भी 82.5 डिग्री ईस्ट गुजरता है, छत्तीसगढ़ में लोरना से। और आंध्र प्रदेश में नरसीपट्टनम, और छत्तीसगढ़ में ही लोरना के अलावा फुलीजरोर है, वहां से भी गुजरता है। तो ये 82.5 डिग्री है, ना कि 23.5 डिग्री। ये दोनों बता दिए हैं आपको, 82.5 कहां से गुजरता है और 23.5 डिग्री कहां से होके गुजरता है। यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। लौना शब्द का प्रयोग किस खेल में होता है? लौना शब्द का प्रयोग ये किस खेल में किया जाता है? देखिए कबड्डी में एक टीम को 2 अंक का बोनस मिलता है। कितना मिलता है? 2 अंक का बोनस मिलता है। वो कब दिया जाता है? जब सामने वाली टीम की जो टीम ए है और ये टीम बी है, टीम ए को 2 अंक का बोनस मिलता है अगर वो टीम बी को पूरी को ऑल आउट कर देते हैं। टीम बी ऑल आउट हो गई तो टीम ए को 2 बोनस मार्क्स मिलते हैं। किसमें? कबड्डी में। उसको कहा जाता है लौना। टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप, इससे आपकी रेगुलरिटी बनी रहेगी। आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। 45% लोग अभी भी ऐसे हैं आप में से जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके और सपोर्ट कीजिए हमारा। वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा। कोई भी क्वेरी है निसंकोच कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं आप। अंग्रेजों द्वारा भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कब की गई थी? पहले भारत की राजधानी अंग्रेजों के टाइम पे हुआ करती थी कोलकाता, और कोलकाता से इसको ट्रांसफर किया गया दिल्ली। तो ये कब किया गया है, ये हमसे पूछा गया है। देखिए इसकी जो नींव रखी गई थी जॉर्ज पंचम के टाइम पे रखी गई थी, और उसको दिल्ली दरबार भी कहा जाता है। 12 दिसंबर 1911 को
12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार के टाइम पे, जॉर्ज पंचम के टाइम पे ही भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित करने की ये घोषणा की गई थी। और इसका उद्घाटन कब किया था? उद्घाटन हुआ था इसका 13 फरवरी 1931 में। 13 फरवरी 1931 को भारत के जो उस टाइम वायसराय थे लॉर्ड इरविन, और लॉर्ड इरविन ने ही देश की नई राजधानी के रूप में दिल्ली का उद्घाटन किया था। घोषणा हुई थी 12 दिसंबर 1911 को, और इसका उद्घाटन हुआ था लॉर्ड इरविन के टाइम पे 13 फरवरी 1931 को। वनस्पति और जीव जंतुओं में सबसे समृद्ध बायोम कौन सा है? रिचेस्ट बायोम पूछा है। इस तरीके का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है एक एनवायरमेंट से। पर्णपाती वन क्या है? पर्णपाती वन है पेड़ या जो पौधों की विशेषता वाला एक ऐसा जंगल जो सालाना अपनी पत्तियां गिराता रहता है। मतलब पर्णपाती का मतलब क्या है? इसकी पत्तियां गिरती रहती है साल भर। जैसे कि कोई जड़ी बूटियां हो गई या फर्न जैसे पौधे हो गए, वो होते हैं पर्णपाती, जो जिनकी पत्तियां गिरती है। चैपरल क्या है? इसको चैपरल को चापरल भी कहा जाता है। क्या? चापराल, चापराल भी कहा जाता है। और ये है क्या? भूमध्य सागरीय जो झाड़ियां हैं, भूमध्य सागरीय झाड़ियों वाला जो वन है या जो वो बायोम है, उसको चापराल, चैपरल ये कहा जाता है। और यहाँ की विशेषता क्या है? गर्म भी है, शुष्क भी है, हल्की गीली सर्दियां, ये यहाँ की विशेषता है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, उष्णकटिबंधीय वर्षावन क्या है? ये एक ऐसा क्षेत्र है जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर और दक्षिण में ही है। भूमध्य रेखा के नॉर्थ और साउथ दोनों में है। लगभग 28 डिग्री तक फैला हुआ है ये। भूमध्य रेखा के 28 डिग्री नॉर्थ और 28 डिग्री साउथ में फैला हुआ है। और इसमें कौन कौन से आते हैं द्वीप या एरियाज या कंट्री या कॉन्टिनेंट? एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, मिडल अमेरिका, मैक्सिको या पैसिफिक आइलैंड, वो इसी में आते हैं उष्णकटिबंधीय वर्षावन में। और जो सच्चे वर्षावन कहा जाता है, आमतौर पर उष्णकटिबंधीय वर्षावन नहीं होते हैं। इनमें जलवायु का जैसे कोई शुष्क मौसम नहीं होता है। सभी महीनों में कम से कम यहाँ पे 2.4 इंच औसत बारिश रहती ही रहती है। इसलिए सबसे समृद्ध बायोम कौन सा है? उष्णकटिबंधीय वर्षावन। टैगा की बात करें तो टैगा ये नॉर्थ यूरेशिया या नॉर्थ अमेरिका में जो उपार्कटिक प्रदेश हैं उनमें पाए जाते हैं। और ये कोणधारी वृक्ष होते हैं। ये टैगा कोणधारी वृक्ष होते हैं। आपने पढ़ा होगा टुंड्रा, टुंड्रा और स्टेपीज, ये टैगा बायोम में पाए जाते हैं। सी इसका करेक्ट आंसर है। 28 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? कई बार एग्जाम में एक इंपॉर्टेंट डे का क्वेश्चन पूछा जाता है। रेगुलर बेसिस पे टेस्ट में करवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज में, तो आपको भी अपनी तरफ से ये पढ़ना है। इंपॉर्टेंट डे कोई सा भी एक पूछ लिया जाता है। जरूरी नहीं है हर शिफ्ट में हर दिन के एग्जाम में पूछा जाए, लेकिन किसी ना किसी में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। 28 फरवरी को क्या है? 1986 में, 1986 में जो NCSTC है, NCSTC राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, इसने भारत सरकार को अनुरोध किया था 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित करने का। और भारत सरकार ने इसको बाद में स्वीकार कर लिया और 1986 में ही 28 फरवरी से को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में घोषित कर दिया था। तो ये बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। कई बार हिंदी दिवस का पूछ लिया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 10 जनवरी को। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा गुणात्मक शोध का एक उदाहरण है? गुणात्मक शोध, इसका उदाहरण इनमें से कौन सा है? देखिए, गुणात्मक शोध है, इसमें क्या है, जो प्रतिभागी है अवलोकन या व्यक्तिगत अध्ययन, इस तरीके की जो विधियां हैं उनका उपयोग किया जाता है। और ये एक ऐसा शोध है जो परिस्थिति या अभ्यास का एक कथात्मक हो, विवरणात्मक हो,
उसका परिणाम प्रदान करता है। इसमें जैसे आधारित सिद्धांत है। आधारित सिद्धांत एक व्यवस्थित विधि है और इसको काफी हद तक एक सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा किए गए गुणात्मक जो शोध है उस पर लागू किया गया है। और इस विधि में आंकड़ों का जो कलेक्शन होता है, संग्रह होता है या उनका विश्लेषण होता है, उसके माध्यम से जो परिकल्पनाएं हैं और जो सिद्धांत है उनका निर्माण किया जाता है। आधारित सिद्धांत में आगमनात्मक तर्क का भी अनुप्रयोग शामिल है, इसलिए आधारित सिद्धांत शोध गुणात्मक शोध का एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। प्रयोगात्मक शोध की बात करें तो प्रयोगात्मक शोध एक अध्ययन है जो वैज्ञानिक शोध रूपरेखा का ये सख्ती से पालन करता है और इसमें एक परिकल्पना शामिल है जो चर जो शोधकर्ता द्वारा संचालित किया जाता है और जो चर जिसको माप सकते हैं या जिसकी गणना कर सकते हैं या फिर उसको कंपैरिजन कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं, ये होता है प्रयोगात्मक। इसका जो करेक्ट आंसर आएगा आधारित सिद्धांत परक शोध। निम्नलिखित कंप्यूटर भाषाओं में से कौन सी भाषा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धि हेतु प्रयुक्त की जाती है? इनमें से कौन सी कंप्यूटर लैंग्वेज है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज ली जाती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज ली जाती है लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी? लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कंप्यूटर की भाषा है। और इसको प्रोलॉग को 1972 में फ्रांस के थे एलन कॉलमेरो, उन्होंने डिजाइन किया था, उन्होंने बनाया था। और इनके साथ में थे एलन कॉलमेयर और रॉबर्ट कोवाल्स्की। एलन कॉलमेयर और रॉबर्ट कोवाल्स्की ने इसको डिजाइन किया था प्रोलॉग को। ए इसका करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपके एग्जाम में आएगा, यह आपको ध्यान में रखना है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए सामान्यतः आयु सीमा क्या है? देखिए इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से समझना होगा। सामान्यतः जनरली पूछा है, क्योंकि सामान्यतः क्यों? किसी बैंक में आप जाओगे तो वहां अलग एज मिलती है, दूसरे बैंक में अलग एज मिलती है, लेकिन जो जनरली सामान्यतः है, दिशा निर्देश जो गाइडलाइन है, उनमें क्या है? बैंकों का अपना अपना अलग और है इसमें एज क्राइटेरिया, लेकिन सामान्यतः जो प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना है, मुद्रा लोन योजना, उसमें जो एज है वो जनरली 18 से 65 साल है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2021 से 2030 के दशक को घोषित किया है। 2021 टू 2030 ये जो दशक है, इसको संयुक्त राष्ट्र ने कौन सा दशक घोषित किया है? देखिए, क्रायोस्फेरिक विज्ञान के लिए कार्रवाई का दशक। क्रायोस्फेरिक विज्ञान के लिए कार्रवाई का दशक कौन सा है? यह है 2025 से और 2034 तक। पारिस्थितिकी तंत्र बहाली का दशक है, ये 2021 से और 2030 तक का है। रेत और धूल के तूफानों से निपटने का जो दशक है, यूनाइटेड नेशन के संयुक्त राष्ट्र की ही बात कर रहे हैं हम, ये भी 2025 से और 2034 तक का है। इसके अलावा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सतत विकास के लिए विज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय दशक है, ये है 2024 से और 2033 तक। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखने हैं। 2021 से 30 के लिए घोषित किया है पारिस्थितिकी तंत्र बहाली का दशक, बी इसका करेक्ट आंसर है। 1 मार्च को घोषित करता है जनरली संयुक्त राष्ट्र ये सब। तीर्थन घाटी, सेंज घाटी, जीवानाला घाटी और पार्वती घाटी किससे संबंधित है? यह अभी चर्चा में है और ये लगभग हर महीने, हर दूसरे महीने ये चर्चा में रहती है। ये जितनी भी तीर्थन घाटी, सेंज घाटी, जीवा घाटी, पार्वती घाटी हैं, ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से संबंधित है। और ग्रेट जो हिमालयन नेशनल पार्क है, ये कहाँ पे है? कुल्लू जिले में है, कुल्लू में है ये। और इसका गठन कब किया गया था इस पार्क का? 1984 में
ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क का गठन किया गया था और बाद में ऑफिशियली इसको राष्ट्रीय पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया था 1999 में। काजीरंगा की बात करें तो काजीरंगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था इसको, और ये राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने के बाद से ही इसको 1985 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था काजीरंगा को। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये जो लुप्त प्राय बंगाल टाइगर हैं उनकी रक्षा के लिए 1936 में इसको शुरू में बनाया गया था हेली नेशनल पार्क के रूप में। जिम कॉर्बेट को हेली नेशनल पार्क के रूप में जो बंगाल टाइगर्स हैं उनके कंजर्वेशन, उनके प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया था, और ये उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में आता है, रामनगर में। कहाँ पे है? रामनगर में। और ये भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसे 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में बनाया गया था। फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर नेशनल पार्क की बात करें तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे इसको वैली ऑफ फ्लावर भी कहते हैं, और ये उत्तराखंड के गढ़वाल में है। कहाँ पे है? उत्तराखंड के गढ़वाल में है, और इसको भी यूनेस्को हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज स्थल, विश्व धरोहर स्थल 1982 में। आपने पढ़ा होगा नंदा देवी अभ्यारण्य या नंदा देवी नेशनल पार्क, वो यहीं पे है वैली ऑफ फ्लावर में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा सी। भारतीय सेना द्वारा विकसित एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम का क्या नाम है? भारतीय सेना ने डेवलप किया है एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम, इसका नाम क्या है? देखिए, भारतीय सेना ने ये त्वरित कनेक्टिविटी के लिए किया है, स्वदेशी है, ये पूरा इंडिजीनियस है और स्वदेशी रूप से विकसित है, एंड टू एंड सुरक्षित मोबाइल इकोसिस्टम है, और एक बुनियादी ढांचा जो आर्मी और नागरिक उनके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया गया है, यह है संभव। संभव है इसका नाम, और संभव का मतलब क्या है? सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन। सिक्योर आर्मी मोबाइल भारत वर्जन, आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। सिक्योर आर्मी मोबाइल, और ये भारत और वी वर्जन, इस तरीके से इसका नाम रखा है संभव। कोई भी क्वेरी है पूछ सकते हैं, अपनी तैयारी में जी जान लगा के जुट जाइए, फालतू की अफवाहों में या इधर उधर की चीजों में टाइम वेस्ट मत कीजिए। एग्जाम की डेट आ चुकी है, जितना पढ़ रहे हैं उसका रिवीजन कीजिए। टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर आपको जनरल स्टडीज के पेपर के लिए कुछ और पढ़ने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। वेबसाइट विजिट कर सकते हैं टेस्ट सीरीज के लिए, इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। किस संविधान संशोधन द्वारा एक सदस्य प्रणाली को बहुसदस्यीय राष्ट्रीय अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति आयोग के रूप में परिवर्तित कर दिया गया था? ये पूछा है। राष्ट्रीय जो अनुसूचित जाति जनजाति आयोग है, ये कब बना है, कौन से संशोधन से बनाया गया है? पूर्ण रूप से। पहले इसमें एक मेंबर हुआ करता था और बाद में इसको फुल फ्लेज आयोग बनाया गया है। तो ये कौन सा इसमें अमेंडमेंट किया था संविधान में जब ये बनाया गया था? ये 1990 में 1990 में किया गया था। 65th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, 65वां संशोधन 1990 में किया था, और जब जाके ये आयोग बनाया गया था। जो पहला अमेंडमेंट किया था संविधान में वो 9th शेड्यूल के लिए किया था। 9th शेड्यूल में अगर किसी चीज को डाल दिया जाता है तो फिर उसमें बदलाव नहीं होता है। SC/ST कमीशन का ये जो हम पढ़ रहे हैं 65th अमेंडमेंट था। और जो वोटिंग की एज है, वोट देने की एज जो घटा दी गई थी, वोटिंग एज रिड्यूस कर दी गई थी, वो पूछ लिया जाता है कई बार। तो वोटिंग की एज रिड्यूस की थी 61st, यहाँ पे वोट देने की उम्र कम कर दी गई थी। 44वां क्या है? राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी जो पहले आपका आर्टिकल 31 था, जो आर्टिकल 300 में चला गया है, ये इसी में संशोधन किया था। 44वां संशोधन किया था कॉन्स्टिट्यूशन में। 101वां संशोधन क्या किया गया था? जीएसटी है, ये संविधान में 101वां संशोधन किया गया था।
ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। सेक्युलर इंटीग्रिटी ये सब किया गया था जो 42वां संविधान संशोधन इमरजेंसी के टाइम किया था। उम्मीद है ये आपको यूजफुल लगेगा और बिल्कुल ये 100% आपके टू द सिलेबस है। पिछले कई सालों से इसकी तैयारी करवा रहे हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। यूपीएचएससी हुआ करता था ये पहले, अभी नया आयोग बन गया है, मार्च 2024 में बना है ये। असिस्टेंट प्रोफेसर की रेगुलर बेसिस पे तैयारी करवा रहे हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 की 43 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 44 डिस्कस करेंगे। टेस्ट सीरीज के लिए ये वेबसाइट विजिट कर सकते हैं आप हमारी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में लिंक मिल जाएगा, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये नंबर पे आप मैसेज छोड़ के भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी इश्यू आता है टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने में तो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको आपके सिलेबस के कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं, उसके प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं और डिटेल सॉल्यूशन का पीडीएफ मिल जाता है, इनका नोट्स और प्रैक्टिस सेट का। प्रैक्टिस सेट जो करवाते हैं उसमें सभी में 30 क्वेश्चन होते हैं। आपके एग्जाम में भी 30 क्वेश्चन ही आते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। इसमें एक तो जो फुल लेंथ सिलेबस है, आपका जो सिलेबस है पूरा, उसका फुल लेंथ टेस्ट होता है। दूसरा, अब इसमें आपको सब्जेक्ट वाइज, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री का टेस्ट हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, आईसीटी, रिसर्च, इनके सबके अलग अलग इंडिविजुअल फुल लेंथ टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। और एक नहीं, 2-3 टेस्ट, पॉलिटी के 2-3 टेस्ट होंगे, हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के, इस तरीके से भी टेस्ट करवाते हैं। उसके बाद में फिर यूनिट वाइज, जैसे यूनिट है करंट अफेयर्स तो उसका सेपरेट टेस्ट। उसके बाद में जैसे पॉलिटी और इकोनॉमी है उसका टेस्ट हो गया सेपरेट, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का टेस्ट हो गया। इस तरीके से भी टेस्ट करवाए जाएंगे। टोटल 80 के आसपास टेस्ट करवाएंगे और टाइम बच जाता है तो ये 80 प्लस भी जा सकता है। पिछली बार जब ये एग्जाम हुआ था तो 79 टेस्ट करवाए थे। इसमें सारे वीडियो चैनल पे अवेलेबल है। आप इसको लाइक करके सपोर्ट जरूर कीजिएगा हमको, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, आज जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं ये करंट अफेयर्स बेस्ड टेस्ट है। ये पूरा टेस्ट करंट अफेयर्स पे बेस्ड है और आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन है और आपके एग्जाम का जो लेवल है, जो सिलेबस है, उसके बेस पे ही करवा रहे हैं। लेट्स बिगिन। 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अभी रिसेंटली लॉ कमीशन बना है, 23वां लॉ कमीशन, और इसका अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो रिसेंटली जो 23rd लॉ कमीशन बना है उसका जो चेयरमैन है ये न्यायमूर्ति वीपी सिन्हा को अपॉइंट किया गया है। किसको? ये सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश रहे हैं न्यायमूर्ति वीपी सिन्हा, इनको 23वें विधि आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसका गठन कब हुआ है? 23वें जो विधि आयोग है, इसके गठन की जो घोषणा है, इसको जो मंजूरी मिली है वो सितंबर 2024 में मिली है। कब? 2 सितंबर 2024 को। और ये केंद्रीय जो विधि एवं न्याय मंत्रालय वो जारी करता है इसके गठन की अधिसूचना। इसमें 4 फुल टाइम मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है, एक चेयरमैन, 4 फुल टाइम मेंबर, और इसके अलावा इसमें एक पदेन सदस्य होता है और 5 जो अंशकालीन सदस्य होते हैं, वो पूर्ण मेंबर नहीं होते हैं। इस तरीके से इसमें अपॉइंट किए जाते हैं। इसका टेन्योर कब तक का रहेगा? जो ये विधि आयोग बनाया है 23वां, इसका कार्यकाल कब तक का रहेगा? ये 1 सितंबर 2024 से और 31 अगस्त 2027 तक रहेगा, 3 साल के लिए। 1 सितंबर 2024 से 1 सितंबर 2024 से और 31 अगस्त 2027 तक इसका 3 साल का कार्यकाल रहेगा। 23वें जो विधि आयोग बनाया है इसका। आपसे पूछा जाए 22वां था विधि आयोग, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो 22वां जो लॉ कमीशन था, 22वें लॉ कमीशन के चेयरमैन थे, अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। ऋतुराज अवस्थी ये कर्नाटक हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। आपसे पूछा जाए 21वां जो लॉ कमीशन था उसके चेयरमैन कौन थे? तो वो न्यायमूर्ति
डॉक्टर बी एस चौहान थे। 22वें के ऋतुराज अवस्थी, 21वें के डॉक्टर बी एस चौहान और 20वां जो था उसके न्यायमूर्ति ए पी शाह। तो ये जरूर ध्यान रखिएगा, ऊपर से 23, 22, 21 और 20। निम्नलिखित राज्यों में कौन पवन ऊर्जा के उत्पादन में देश में अधिकतम योगदान करता है? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जो विंड एनर्जी प्रोडक्शन है, पवन ऊर्जा की बात हो रही है, सोलर एनर्जी की नहीं, पवन ऊर्जा की। ये क्वेश्चन पहले करवाया गया है आपके टेस्ट सीरीज में। वापस क्यों करवाया जा रहा है? वापस इसलिए करवाया जा रहा है कि जब ये क्वेश्चन करवाया था उस टाइम पे पहले नंबर पे इसमें तमिलनाडु था। तो अगर जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है या रेगुलर विजिट करते हैं तो उनको ये क्वेश्चन अब सही हो जाएगा। और जैसा कि हमारा फिक्स है, कोई भी चीज बदलती है उसमें चेंजेज आते हैं तो हम उसको अपडेट करते हैं आपके सामने, ताकि कोई भी डेटा बदलता है तो वो आप गलत नहीं करें। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है उनका भी अपडेट हो जाएगा, लेकिन जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और पहले वीडियो देख लिया और अब ये नहीं देख रहे तो आपके हिसाब से अभी तमिलनाडु ही सही होगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट रहती है चैनल को सब्सक्राइब करने की। पवन ऊर्जा में पहले नंबर पे अब गुजरात आ गया है और ये डेटा बता रहा हूं मैं आपको दिसंबर 2024, जो लास्ट जो नवंबर में अपडेट हुआ है, लास्ट वीक ऑफ नवंबर, वो दिसंबर 2024 के डेटा है, जिसमें गुजरात पहले नंबर पे है 12,368 मेगावाट गुजरात। इसके बाद में तमिलनाडु है 11,317 मेगावाट विंड एनर्जी में। इसके बाद में कर्नाटका है 6,725 मेगावाट। कर्नाटक के बाद में इसमें महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के बाद में इसमें राजस्थान है। तो ये टॉप 5 राज्य हैं पवन ऊर्जा के उत्पादन में। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा गुजरात, सी। कोई भी चीज बदलती है वो आपको अपडेट कर दी जाएगी, आप निश्चिंत रहें। राष्ट्रमंडल खेल 2026 कहां आयोजित किए जाएंगे? राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन कहां पे किया जाएगा? ये चर्चा में इसीलिए है, एक तो सिलेबस में हमारे स्पोर्ट्स इन द न्यूज, और दूसरा ये चर्चा में भी है। चर्चा में इसलिए क्योंकि ये पहले ऑस्ट्रेलिया ने जिम्मेदारी ली थी जुलाई 2023 में। ऑस्ट्रेलिया ने इसकी जिम्मेदारी ली थी 10 साल पहले, और जुलाई 2023 में ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। जो राष्ट्रमंडल खेल है 2026 उनकी मेजबानी से उन्होंने अचानक से अपने हाथ खींच लिए, और उसकी वजह बताई ऑस्ट्रेलिया ने बढ़ती लागतें, कि लागत बढ़ गई है, चीजों के दाम बढ़ गए हैं, इसलिए उन्होंने मना कर दिया था जुलाई 2023 में। और अब ये फाइनल हुआ है कि 2026 के जो राष्ट्रमंडल खेल है वो कहाँ होंगे? ग्लासगो में होंगे, ग्लासगो। और ग्लासगो कहाँ पे है? स्कॉटलैंड में। कहाँ? स्कॉटलैंड में है ग्लासगो, वहां पे इनका आयोजन किया जाएगा। 10 साल पहले भी ग्लासगो में ही हुए थे। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 कब लागू हुई है? प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 ये कब लागू हुई है? पिछली बार जो आपको कोर्स करवाया था उसमें हमने बजट कंसीडर नहीं किया था। एडवर्टाइजमेंट नंबर 50 की बात कर रहा हूं मैं, जो एग्जाम हो चुका है, उसमें बजट को नहीं लिया था हमने, और उसका हमको नुकसान ये हुआ कि 2 क्वेश्चन बजट के एग्जाम में आ गए और वो हमारे कोर्स में करवाए ही नहीं थे हमने। इसलिए अब हम कोई भी ऐसा नहीं छोड़ रहे हैं जो एग्जाम में आए और हमने यहाँ नहीं करवाया हो। इसलिए ये क्वेश्चन बजट का है, और आने वाले टाइम में भी आपको जो आपके इंपॉर्टेंट है बजट से रिलेटेड, हमारे सिलेबस से मैच करते हैं, वो क्वेश्चन करवाएंगे। प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास योजना 2024 कब लागू की गई है? ये 1 अक्टूबर 2024 से लागू हुई है, और इसकी घोषणा जो 2024-25 का बजट था उसमें की गई थी। डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम, डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास स्कीम है ये, और 1 अक्टूबर 2024 से ये लागू हुई है। हाल ही में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने हवा से सतह पर मार करने वाली स्वदेशी विकसित एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। इसका नाम क्या है? ये मिसाइल काफी चर्चा में है, इसकी वजह डीआरडीओ ने किया है। दूसरा एयर टू सरफेस है, हवा से सतह में मार करने वाली, एयर टू सरफेस।
स्वदेशी विकसित है पूरी तरह से, और एंटी रेडिएशन मिसाइल है। क्या है? एंटी रेडिएशन मिसाइल है, इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसका जो सफल परीक्षण किया था ये सुखोई 30 MKI, सुखोई 30 MKI जो है इससे किया गया था, और इसका नाम है रुद्रम सेकंड। क्या है? रुद्रम सेकंड। अगर हमसे मिसाइल का नाम नहीं पूछा जाता, आपको इसमें देखिए मिसाइलों के नाम में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो याद रखने का तरीका है एंटी रेडिएशन मिसाइल। एंटी रेडिएशन मिसाइल के नाम से याद रख लीजिए इसको, और रुद्रम सेकंड। अब हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि इसका सफल परीक्षण कहाँ पे किया गया था, तो इसका जो सफल परीक्षण किया गया था ये ओडिशा में, जो चांदीपुर तट है ओडिशा का, वहां पे किया गया था, ओडिशा में। टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं आप, या नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिंक मिल जाएगा, वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, इसमें कंप्लीट सिलेबस मिल जाता है आपको। उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, सिर्फ इसको टेस्ट सीरीज को फॉलो कीजिए और रिवीजन कीजिए, और रिवीजन के भी टेस्ट करवाते हैं हम। एक राष्ट्र एक चुनाव किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? एक राष्ट्र एक चुनाव है, ये कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है इसको, और ये काफी टाइम से चर्चा में है। अब इसको कैबिनेट ने भी मंजूरी दे दी है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा के जो विधानसभा चुनाव है, लोकसभा और राज्यों के जो विधानसभा चुनाव है उनको एक साथ करवाने की दिशा में बड़ा कदम है ये। और ऐसा नहीं है कि एक साथ ही सारे पूरे देश में चुनाव हो जाएंगे लागू होते, ऐसा नहीं होगा। इसमें पहले फेज में जो मैक्सिमम पॉसिबल होगा वो करवाया जाएगा, और जब इसका सेकंड फेज लागू होगा उस टाइम पे फिर पूरे देश में जो पॉसिबल होगा वो करवाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि जहां सरकारें हैं उनको हटा दिया, और वो उस तरीके से ये नहीं किया जा सकता, ना होगा। इसमें जो समिति है, इसमें जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में समिति बनाई गई थी। इसमें होम मिनिस्टर अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह भी समिति में हैं, और इस समिति को जो लीड किया है, जो प्रेसिडेंट रहे हैं पहले रामनाथ कोविंद, उनकी अध्यक्षता में कमेटी बनाई है। कौन सा शहर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र बनकर उभरा है? कौन सा शहर है अभी हाल ही में जिसने उत्तर प्रदेश का सबसे पर्यटक आकर्षण का केंद्र बनने का गौरव हासिल किया है? ये है रामनगरी अयोध्या। अयोध्या ने पहले बनारस हुआ करता था, वाराणसी, और वाराणसी से भी ज्यादा अब ये अयोध्या पहुंच चुका है। इसमें देखिए पिछले 6 महीने की बात करें तो पिछले 6 महीने में अयोध्या में 11 करोड़ पर्यटक आए हैं। कितने आए हैं? 11 करोड़, देसी विदेशी, ये 11 करोड़ पर्यटक आए हैं, जबकि वाराणसी में 4.61 करोड़। तो अब सबसे बड़ा पर्यटन केंद्र है अयोध्या बन गया है। और अगर राज्य पर्यटन विभाग के जो डेटा हैं जो जारी किए हैं अभी रिसेंटली, उनकी बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 6 महीने में 33 करोड़ पर्यटक आए हैं। हाल ही में 79th महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देश के रूप में किस देश ने सीट हासिल की है? जो ये 79वां सत्र हुआ है यूनाइटेड नेशन का, उसमें कौन से देश ने एक मेंबर के रूप में सीट हासिल की है? इसका मतलब है कि जो ये 79th सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन का, उससे पहले वो कंट्री यूनाइटेड नेशन का मेंबर नहीं था, और अब उसको सीट मिली है। कौन से सत्र में? 79वां सत्र जो अभी रिसेंटली हुआ है, इसमें मिली है। न्यूयॉर्क में हुआ था ये, और इसमें फिलिस्तीन को मिली है। फिलिस्तीन को यूनाइटेड नेशन के मेंबर की सीट अब मिल गई है, और अब फिलिस्तीन का जो राजदूत है, अभी प्रेजेंट में फिलिस्तीन का राजदूत है यूनाइटेड नेशन में रियाद मंसूर। रियाद मंसूर ये फिलिस्तीन का राजदूत है अभी प्रेजेंट में यूनाइटेड नेशन में, और इसकी सीट कहां पे हो गई है फिलिस्तीन की? श्रीलंका और सूडान के बीच में फिलिस्तीन की सीट रखी गई है। फिलिस्तीन राज्य नाम का एक उन्होंने मेज रखा है, टेबल, किसके बीच में? श्रीलंका
और सूडान के बीच में फिलिस्तीन। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024 ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 एक क्वेश्चन रैंक का पूछा जाता है। ये जो इंडेक्स है इनसे रिलेटेड पूछा जाता है, तो इसलिए ये हमें पढ़ने हैं और हम रेगुलर बेसिस पे आपको करवा रहे हैं। तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ये कौन जारी करता है? विश्व बौद्धिक जो संपदा संगठन है, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ये जारी करता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, वैश्विक नवाचार सूचकांक। और अभी के ये रिसेंटली जारी किए हैं इन्होंने 2024 के। तो 2024 में जो इंडिया की रैंक है वो 39 है। कौन सी है? 39। इसमें पहले नंबर पे कौन रहा है? पहले नंबर पे रहा है इसमें स्विट्जरलैंड, और आखिरी नंबर पे कौन रहा है? अंगोला। अंगोला आखिरी नंबर पे है, स्विट्जरलैंड पहले पे, स्वीडन दूसरे पे, अमेरिका तीसरे पे, सिंगापुर चौथे पे, यूनाइटेड किंगडम 5वें पे, और भारत इसमें 39 नंबर पे है, 39वें नंबर पे। 2023 का पूछा जाता है अगर, तो 2023 में भारत इसमें 40वें रैंक थी, 40वें नंबर पे था, और 2024 में एक रैंक का सुधार होकर 39 पे आया है। और इसमें जो टॉप 100 सिटीज को शामिल किया है उसमें भारत के मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई, ये 4 मेट्रो सिटीज शामिल किए गए हैं इसमें। भारत के किस पर्यावरणविद को ग्रीन नोबेल कहे जाने वाले गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 हेतु चुना गया है? एक तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि ये भारत के पर्यावरणविद को दिया गया है, जो एनवायरमेंटलिस्ट है, इंडिया का है, उसको दिया गया है। इसको ग्रीन नोबेल कहा जाता है, गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार है, ये अभी रिसेंटली दिया है आलोक गुप्ता को। आलोक गुप्ता को दिया गया है, और आलोक गुप्ता कहाँ के रहने वाले हैं? ये छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, छत्तीसगढ़ के हैं आलोक गुप्ता जी। इनको मिला है, इन्होंने काफी काम किया है। लगभग 21 जो कोयला खदानें हैं उनको एक तरीके से बचाया है, उनसे जो जैव विविधता है, जंगल है, उनको। वन और आदिवासी अधिकार में ये कार्य करता है, वन और आदिवासी अधिकार कार्यकर्ता आलोक गुप्ता। आपको ये ध्यान रखना है, ग्रीन नोबेल जो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 है, ये आलोक गुप्ता को दिया गया है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट डे का आता है हमारे एग्जाम में। आज का जो क्वेश्चन करवा रहे हैं सारे करंट अफेयर्स बेस ही है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पूरी दुनिया में मनाया जाता है हर साल सितंबर 8 सितंबर को हर साल पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने की? 1967 से हर साल मनाया जाता है ये अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसकी घोषणा की थी जो यूनाइटेड नेशन में यूनेस्को का महाधिवेशन हुआ था 1966 में, यूनेस्को के महाधिवेशन में इसकी घोषणा की थी कि 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाएगा, और फिर 1967 से ये लगातार मनाया जा रहा है 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। देखिए वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, इसकी जरूरत रहती है। ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। ये किस देश से संबंधित है? रमन मैग्सेसे पुरस्कार है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, इसको एक तरीके से एशिया का नोबेल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। एशिया का नोबेल पुरस्कार रमन मैग्सेसे पुरस्कार को कहा जाता है, और ये अभी 2024 का दिया गया है। अब इसमें एक तो भूटान के हैं उनको दिया है, एक वियतनाम के हैं उनको दिया है, एक इंडोनेशिया है उनके हैं उनको दिया है, जापान के हैं उनको दिया है। और ये जो बात कर रहे हैं हम ग्रामीण डॉक्टर्स मूवमेंट, ये रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट है। रूरल डॉक्टर्स मूवमेंट ये थाईलैंड के हैं। कहाँ के? थाईलैंड के हैं, इनको दिया गया है। तो ये जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है भूटान के कर्मा फुंटसो को दिया गया है, वियतनाम के गुयेन
थी हैं उनको दिया है, इंडोनेशिया के फरवीजा फरहान है, जापान के मियाजाकी हैं और थाईलैंड के डॉक्टर्स मूवमेंट है, इनको दिया गया है रमन मैगसेसे पुरस्कार 2024। डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। भारत की पहली और एकमात्र महिला वनकर्मी जो मगरमच्छ रेस्क्यू एक्सपर्ट बनी है, ये पहली है और एकमात्र महिला और हैं, इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन आप करंट अफेयर्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। किसमें? पर्सन इन न्यूज। पर्सन इन न्यूज जो हमारे सिलेबस में है उसमें इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हमसे। ये प्रेम कंवर है जिन्होंने ये बनी है, अभी इन्होंने 500 से ज्यादा जंगली जानवरों का रेस्क्यू किया है, क्रोकोडाइल रेस्क्यू एक्सपर्ट है और इनका नाम है प्रेम कंवर शक्तावत। कोटा की रहने वाली हैं ये, कोटा राजस्थान की, एकमात्र है पूरे देश में। विश्व का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन परिसर किस विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया? ये पूरे वर्ल्ड का है। देखिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा है और नेट जीरो ग्रीन परिसर है, पूरी दुनिया का नेट जीरो ग्रीन है और इसमें पूरे जो भी अंतरराष्ट्रीय मानक हैं उनका पालन किया गया है, पर्यावरण के अनुकूल, चाहे वो हरित कार्बन हो, टिकाऊ परिसर हो या पर्यावरण के अनुकूल, सारे जो अंतरराष्ट्रीय मानक हैं उनके अनुरूप ये बनाया गया है नेट जीरो ग्रीन परिसर। ये नालंदा विश्वविद्यालय, नालंदा कहाँ है? जो राजगीर की व्यवहारगिरी की तलहटी है वहां पे बनाया गया है, पढ़ा होगा आपने। हाल ही में उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नेटो के नए महासचिव कौन चुने गए हैं? उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है नेटो, इसके अभी रिसेंटली नए महासचिव कौन चुने गए हैं? मार्क रूटे। मार्क रूटे को उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का महासचिव बनाया है और ये 14वें महासचिव बने हैं नेटो के। कौन थे ये मार्क रूटे? मार्क रूटे नीदरलैंड के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे पहले और अब इनको नेटो का नया महासचिव बनाया है। बी इसका करेक्ट आंसर है। हाल ही में G7 शिखर सम्मेलन में सदस्यों ने IMEC प्रोजेक्ट के लिए अपनी सहमति जताई है, इसके संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। G7 शिखर सम्मेलन, देखिए इस पे सहमति जताई है G7 शिखर सम्मेलन में और इसकी रूपरेखा तैयार की गई थी G20 जो न्यू दिल्ली में हुआ था उसमें। IMEC क्या है? इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर का तात्पर्य भारत, मध्य पूर्व, यूरोप, चाइना नहीं है इसमें, तो ये पहला स्टेटमेंट गलत है। इसके तहत सऊदी अरब, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप को सड़कों, रेलवे और शिपिंग मार्गों के एक व्यापक नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। देखिए इसमें क्या है, सऊदी अरब, भारत, ये UAE है, यूरोप को है और यूरोप को सड़कों, रेलवे और शिपिंग मार्ग के एक व्यापक नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। ये स्टेटमेंट सही है। ये चीन के बेल्ट एंड रोड पहल के प्रत्युत्तर में शुरू किया गया है। ये माना जा रहा है कि जो चीन का BRI है उसी का जवाब है भारत का ये, और ये G20 में इसका प्रपोजल रखा था और अब इसको सहमति दे दी गई है। G7 की जो समिट हुई थी इसमें आप देखेंगे यहाँ पे मुंबई है, मुंबई से और फिर ये यहाँ है UAE और फिर UAE से है सऊदी अरबिया, सऊदी अरब, और फिर उसके बाद में यहाँ पे है जॉर्डन और यहाँ पे है ये इजराइल और फिर इजराइल से ये फ्रांस। ये है इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर।
तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा सेकंड और थर्ड सही है इसमें। हाल ही में अंतरिक्ष में अलग अलग मिशन में 1000 दिन बिताने वाले ओलेग कोनोनेंको विश्व के पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं। ये किस देश से हैं? ओलेग कोनोनेंको ये दुनिया के पहले अंतरिक्ष यात्री बने हैं जिन्होंने 1000 दिन पूरे किए हैं। ये कौन से देश के हैं? ये रूस के हैं। ये रूस के अंतरिक्ष यात्री हैं जिन्होंने स्पेस में 1000 दिन पूरे किए हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी हमारे सिलेबस में है। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां सदस्य कौन सा देश बना है? ये जो 100वां सदस्य बना है ये फ्रांस और इंडिया की कोशिश से बना है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये इसका हेडक्वार्टर गुरुग्राम में है और ये भारत की पहल से ही बना है। किससे? भारत की पहल से ही बनाया था। ये जब 2015 में हुआ था समिट इसका, जब ये पेरिस में आयोजित किया गया था सम्मेलन 2015 में, उसमें भारत ने इनिशिएटिव रखा था ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस का। और अब 100 देश इसमें ज्वाइन कर चुके हैं 100, और 100वां जो कंट्री इसमें ज्वाइन किया है पराग्वे। पराग्वे इसने अभी ज्वाइन किया है। इससे पहले अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 99वां सदस्य कौन था इसका, तो जो इसका 99वां सदस्य था स्पेन था। कौन? स्पेन था। हाल ही में भारत का नया विदेश सचिव किसे नियुक्त किया गया है? ये काफी चर्चा में है। नए फॉरेन सेक्रेटरी बनाए गए हैं अभी, और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि अभी इन्होंने रिसेंटली बांग्लादेश विजिट किया है। विक्रम मिस्त्री को नया विदेश सचिव बनाया है, और ये बांग्लादेश जो मोहम्मद यूनुस की इंतरिम गवर्नमेंट है उससे मुलाकात करके आए थे, और उसके बाद इन्होंने जो शशि थरूर की अध्यक्षता वाली समिति है एक, उसको पड़ोसी देश में क्या हालात है उससे अवगत करवाया था। तो ये जो कमेटी बनी हुई है कि पड़ोसी देश में क्या हालात है इस तरीके की, उसके अध्यक्ष प्रेजेंट में शशि थरूर है, और विक्रम मिस्त्री ने इन्हीं को आके रिपोर्ट किया था। रेगुलर इसी तरीके से आपको करवाया जाता है। यहाँ पे आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, थैंक यू वेरी मच। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूपीएससी। पहले यूपीएचएससी हुआ करता था, अभी नया आयोग बन गया है। रेगुलर बेसिस पे इसकी तैयारी करवा रहे हैं। टेस्ट सीरीज हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। 44 टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। टेस्ट नंबर 45 अभी डिस्कस करेंगे यहाँ पे। टेस्ट सीरीज के लिए वेबसाइट विजिट कर लीजिएगा, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज में आपको आपके सिलेबस के कंप्लीट नोट्स मिल जाते हैं, प्रैक्टिस सेट मिल जाते हैं, और उनका डिटेल सॉल्यूशन का पीडीएफ मिलता है, और फिर रिवीजन टेस्ट करवाए जाएंगे। तो ये सब आपको मिल जाता है। इसी को अगर आप पढ़ते हैं और रिवाइज करते हैं तो इसके अलावा फिर आपको एग्जाम में कुछ ज्यादा करना नहीं है। लेट्स बिगिन। Which one of the following was the newspaper of Annie Besant? इनमें से कौन सा न्यूज़पेपर एनी बिसेंट पब्लिश करती थी? एनी बिसेंट से संबंधित है, अखबार की बात हो रही है। कौन सा न्यूज़पेपर? न्यू इंडिया ये न्यूज़पेपर पब्लिश करती थी, एनी बिसेंट करती थी ये न्यूज़पेपर। और ये किससे संबंधित था? ये न्यूज़पेपर जो न्यू इंडिया है, उस टाइम पे जो स्ट्रगल कर रहे थे आजादी के लिए लोग, उससे संबंधित इसमें न्यूज स्प्रेड करती थी एनी बिसेंट। इट वाज ए न्यूज़पेपर फाउंडेड एज ए मीन्स ऑफ स्प्रेडिंग न्यूज रिलेटेड टू द स्ट्रगल ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो आजादी से संबंधित जो उस टाइम पे लोगों का आंदोलन था वो सब कवर करती थी इसमें एनी बिसेंट। डी इसका करेक्ट आंसर है। द समाजवादी पार्टी, स्वराज पार्टी वाज ऑर्गेनाइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? स्वराज पार्टी की ये
किसने ऑर्गेनाइज किया इसको, किसने फाउंड किया, किसने फॉर्म किया, किसने स्थापना की, इन सबका मतलब एक ही है। स्वराज पार्टी का क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, इसको किसने बनाया, किसने ऑर्गेनाइज किया, किसने फाउंड किया, किसने स्थापना की। देखिए ये स्वराज पार्टी है, इसकी स्थापना हुई थी 1922 में, दिसंबर 1922 में चित्तरंजन दास, नरसिम्हा चिंतामन केलकर और मोतीलाल नेहरू, इन्होंने इसकी स्थापना की थी, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने। इसमें स्वराज पार्टी है, ये पहले इसको बनाया था, जब बनाया था कांग्रेस खिलाफत पार्टी, कांग्रेस खिलाफत पार्टी के नाम से बनाया था। और जब शुरू में बनाया था, जब ये कांग्रेस खिलाफत पार्टी के नाम से था, और इसके प्रेसिडेंट थे चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी थे, सचिव थे। ये पिछली बार पूछा गया था क्वेश्चन कि स्वराज पार्टी के अध्यक्ष, सचिव, इससे संबंधित। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अबंडेंट। देखिए ये चीज मिस कर गए हम बताना कि ये जो टेस्ट है ये पूरा मॉडर्न हिस्ट्री बेस्ड है, जो हमारे सिलेबस में है मॉडर्न हिस्ट्री, उस पे बेस है पूरा टेस्ट। आपको फुल लेंथ टेस्ट करवाया जाता है, इसमें पूरा सिलेबस कवर किया जाता है। यूनिट वाइज टेस्ट करवाए जाते हैं, जिसमें यूनिट के अकॉर्डिंग टेस्ट होता है, और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, जैसे पिछला टेस्ट करंट अफेयर्स पे बेस था, ये टेस्ट मॉडर्न हिस्ट्री पे बेस है। द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वाज अबंडन बिकॉज विच रीजन। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इसको अबंडन कर दिया गया था, किस वजह से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया गया था, अबंडन कर लिया गया था, वापस ले लिया गया था, या नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आंदोलन समाप्त हो गया था, क्या वजह थी? नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ये विड्रॉ कर लिया गया था जो चौरी चौरा इंसिडेंट है उसके बाद से, चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद से इसको विड्रॉ कर लिया गया था नेशन वाइज। क्योंकि जब चौरी चौरा हुआ उसके बाद में 12 फरवरी 1922 को जब महात्मा गांधी को अरेस्ट कर लिया गया, उसके बाद में फिर ये रुक गया था, और उसके बाद में उनको सेडिशन के केस में 6 साल की सजा भी सुनाई गई थी। लेकिन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, ये चौरी चौरा इंसिडेंट की वजह से ये अबंडन हो गया था, ये विड्रॉ कर लिया गया था। और ये सब चीजें, चौरी चौरा इंसिडेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सब हम डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट हो चुका है। सारे वीडियो मॉडर्न हिस्ट्री के चैनल पे अवेलेबल है, पहले डाले थे, और अब उनका कंपाइलेशन करके वापस आप ही लोगों की डिमांड पे वापस से कंपाइल करके पूरी मॉडर्न हिस्ट्री को वापस से अपलोड किया है। कुछ लोग क्या है उसमें वो डेट वगैरह को लेकर बोलते हैं कि ये अब ये बताया जा रहा है, लेकिन वो उनको पता नहीं है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है और रैंडम कोई भी आके वीडियो देखते हैं तो फिर उनके मन में कंफ्यूजन रहता है, इसलिए सब्सक्राइब जरूर कर लिया कीजिए चैनल को, या वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि वो आपको नोटिफिकेशन टाइमली मिल जाता है और कोई चीज मिस नहीं होती है। तो ये सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड है, आप जरूर चेक कीजिएगा मॉडर्न हिस्ट्री के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द नेहरू रिपोर्ट आर करेक्ट। नेहरू रिपोर्ट से संबंधित इसमें से कौन से स्टेटमेंट, कथन सही है? नेहरू रिपोर्ट, इट फेवर्ड डोमिनियन स्टेटस, ये बिल्कुल सही है। इट फेवर्ड ए फेडरल सिस्टम का जिक्र है नेहरू रिपोर्ट में, डोमिनियन और फेडरल दोनों का जिक्र है। इट रिजेक्टेड द सिस्टम ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट, ये बिल्कुल सही है। कम्युनल इलेक्टोरेट को नेहरू रिपोर्ट में उसमें नहीं था जिक्र, नेहरू रिपोर्ट में कि कम्युनल इलेक्टोरेट होगा। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें जरूर इसका जिक्र था, बाद में वो सक्सेस नहीं हो पाई थी। इट वाज अगेंस्ट द सेटिंग अप ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ऐसा इसमें जिक्र नहीं था। कम्युनल इलेक्टोरेट को रिजेक्ट करने का था, सपोर्ट करने का नेहरू रिपोर्ट में कोई जिक्र नहीं था। तो डी इसका करेक्ट आंसर आएगा। Who led the बारदोली सत्याग्रह in 1928? बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। और इसको किसने लीड किया था? बारदोली सत्याग्रह है ये एक इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में ही माना जाता है, इसको भी इंडिपेंडेंट मूवमेंट में। और ये किसके लिए था? जो टैक्स लगा दिया गया था किसानों पे,
उसके अगेंस्ट में यह आंदोलन किया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था 1928 में। जो किसानों पे ज्यादा टैक्स लगाया जा रहा था उसके खिलाफ इन्होंने ये बारदोली सत्याग्रह आंदोलन किया था। Which of the following statements about the Government of India Act of 1935 is not correct? गवर्नमेंट देखिए 1909 का, 1919 का और 1935 का एक क्वेश्चन 100% इसमें से पूछा जाता है। कई बार 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं और ये सब चीजें डिटेल से पढ़ाई जा चुकी है आपको। अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे तो ये सब अवेलेबल है चैनल पे, अदरवाइज टेस्ट सीरीज में इन पे डिटेल क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके संबंधित में गलत कौन सा है? डायरेसी वाज एस्टेब्लिश्ड इन द प्रोविंस। जो प्रोविंस है उसमें द्वैध शासन को एस्टेब्लिश किया गया 1935 के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उसके तहत। द्वैध शासन है ये 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की देन नहीं है। द्वैध शासन लगाया गया था 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था उसके अकॉर्डिंग लगाया गया था, इंट्रोड्यूस किया था द्वैध शासन 1919। तो गलत, पहला ही गलत है। 1935 के तहत वायसराय को स्पेशल पावर दे दी गई थी, ये सही है। फेडरल एग्जीक्यूटिव वाज टू कंसिस्ट ऑफ वायसराय, काउंसिल एंड द मिनिस्टर्स, ये भी सही है। और बाद में ये जो फेडरल एग्जीक्यूटिव है जिसमें वायसराय, काउंसिल और मिनिस्टर्स थे, जब इंतरिम गवर्नमेंट बनी 1946 में, जो इंतरिम गवर्नमेंट के हेड बने थे वो जवाहरलाल नेहरू थे, तो वो इसी के हेड थे, इंतरिम गवर्नमेंट के वाइस प्रेसिडेंट थे, वो हेड बने थे बाद में। फेडरल लेजिस्लेचर वाज टू बी बाइकैमरल, ये भी बाइकैमरल होगा, ये भी 1935 का ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जिक्र है। अगस्त ऑफर ऑफ 1940 कई बार पूछ लिया जाता है। अगस्त ऑफर ये 1940 का है, अगस्त ऑफर। देखिए कई बार हमसे पूछा जाता है 8 अगस्त 1940 का संबंध किससे है? 8 अगस्त 1940, तो ये अगस्त ऑफर है, 8 अगस्त 1940 को हुआ था और इसी को शिमला एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। इसमें जो वर्ल्ड वार सेकंड चल रहा था उस टाइम पे, वर्ल्ड वार सेकंड में ब्रिटिशर्स चाहते थे कि इंडियंस का सपोर्ट मिले। उस टाइम पे जो विंस्टन चर्चिल था प्राइम मिनिस्टर, वो चाहता था कि भाई इंडिया का भी सपोर्ट मिले, इंडियंस हैं वो भी सपोर्ट करे वर्ल्ड वार सेकंड में। और इसीलिए ये 8 अगस्त 1940 को, 8 अगस्त 1900, कई बार देखिए बोलते हैं लिखने में कुछ और आ जाता है, आप लोग फिर उसको समझते नहीं, कमेंट करते हैं, मजाक बनाते हैं, वो अलग है। खैर, तो 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर हुआ था और उस टाइम ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे विंस्टन चर्चिल। वर्ल्ड वार सेकंड में वो सपोर्ट चाहते थे, कोऑपरेशन चाहते थे इंडियंस का, इसीलिए ये समझौता हुआ था जिसको रिजेक्ट कर दिया गया था उस टाइम पे कांग्रेस ने। वायसराय कौन थे उस टाइम पे? लॉर्ड लिनलिथगो वायसराय थे। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। ये अगस्त ऑफर वायसराय लेके आए थे, बी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देखिए टेस्ट सीरीज के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज से आपकी रेगुलरिटी बनी रहती है, नोट्स वगैरह कंप्लीट मिल जाते हैं आपको इसमें। वो अमंग द फॉलोइंग गवर्नर जनरल रिपील्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट ऑफ लिटन। तो देखिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जिसको गैग एक्ट भी के नाम से भी पूछ लिया जाता है कई बार, गैग एक्ट, और ये किस पे लगाया था? मीडिया पे लगा दिया गया था। इसको मीडिया की आजादी बंद कर दी गई थी वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से, और ये लिटन ने लगाया था। अब इसको किस गवर्नर जनरल ने रिपील किया था, खत्म किसने किया था? लॉर्ड रिपन ने। रिपन रहे हैं 1880 से और 1884 तक रिपन वायसराय थे, और इन्होंने ही इसको रिपील किया था 1800, जो ये 78 में लगाया गया था, और इस 14 मार्च 1878 को, 14 मार्च 1878 को ये लगाया था जब लिटन थे वायसराय, और बाद में लॉर्ड रिपन ने इसको रिपील कर दिया था।
लेकिन एक चीज इंटरेस्टिंग आपको इसमें ध्यान रखनी है कि ये जो लगाया गया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ये साउथ रीजन में नहीं था, जिसे हम आज साउथ इंडिया कहते हैं बोलने में, उस रीजन में नहीं लगाया गया था ये। What is the correct chronological order of the following viceroys? करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है इनमें से वायसराय का? बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाए गए ये सब चीजें चैनल पे अवेलेबल है। रीडिंग, वेलिंगटन, इरविन, लिनलिथगो। रीडिंग रहे हैं 1921 से और 26 तक। वेलिंगटन कब तक रहे हैं? इरविन का देख लेते हैं। ये रहे हैं 1931 से और 1936 तक। इरविन का रहा है 1926 से और 1931 तक। और लिनलिथगो कब तक रहे हैं? 1936 से और 1944 तक। तो ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहा है इनका। अब इसमें देखेंगे तो सबसे पहले इसमें रीडिंग आएगा, उसके बाद में इरविन का है, वेलिंगटन का है और फिर लिनलिथगो का है। ये इसका करेक्ट आंसर आएगा। जो भी वायसराय रहे हैं इनका आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एक सही से उसको याद कर लीजिएगा। ये पूछ लिया जाता है कई बार हमारे एग्जाम में। जो लॉर्ड वेल्सली इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस टू। वेल्सली ने ये जो सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि का, ये किस लिए किया था? इसने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस टू प्रिवेंट द फ्रेंच इन्फ्लुएंस इन द इंडियन स्टेट्स। जो फ्रेंच इन्फ्लुएंस था उस टाइम पे इंडियन स्टेट्स पे, उससे प्रिवेंट करने के लिए ये सब्सिडरी अलायंस, सहायक संधि, ये इन्होंने किया था लॉर्ड वेल्सली ने। और ये कब किया गया था? ये 1798 में किया था। लेकिन ये आगे कई स्टेट्स को फिर इसमें इन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग इवेंट्स? ये जो इवेंट्स हैं इनका करेक्ट सीक्वेंस क्या है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर कहें, करेक्ट सीक्वेंस कहें। पूर्ण स्वराज की डिमांड कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की डिमांड की गई थी दिसंबर 1929 को। 19 दिसंबर 1929 को ये पूर्ण स्वराज की टोटल इंडिपेंडेंस जिसे कहा जाता है, कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये रिजोल्यूशन पास किया गया था लाहौर में और उसमें मांग की गई थी पूर्ण स्वराज। साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट कब किया गया था? साइमन कमीशन अपॉइंट किया गया था नवंबर 1927, नवंबर 1927 में साइमन कमीशन का अपॉइंटमेंट हुआ था। और साइमन कमीशन बाद में 1928 में भारत आया था। और ये किस लिए आया था? जो 1919 का एक्ट बनाया था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 से, उसको रिव्यू करने के लिए ये बनाया गया था साइमन कमीशन। दांडी मार्च का देखें तो दांडी मार्च है, ये मार्च 1930 का है, मार्च 1930 का है। साल्ट मार्च भी कहते हैं इसको, साल्ट मार्च या दांडी मार्च। सॉल्ट पे जो मोनोपोली थी ब्रिटिशर्स की, उसके लिए ये बनाया गया था। बी इसका करेक्ट आंसर आएगा, क्योंकि पहले साइमन कमीशन, फिर पूर्ण स्वराज और बाद में सॉल्ट मार्च। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट्स
इज द स्लोगन डू और डाई एसोसिएटेड, करो या मरो, ये कौन से आंदोलन से जुड़ा हुआ है? ये क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़ा हुआ है, जो अगस्त 8 1942 8 अगस्त 1942 को दिया गया था महात्मा गांधी ने। ये ग्वालियर टैंक मैदान था बॉम्बे में, वहां रैली थी, उसको एड्रेस कर रहे थे और वहां इन्होंने नारा दिया था जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे। व्हाट वाज द अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ महात्मा गांधी साल्ट सत्याग्रह? जो साल्ट सत्याग्रह था उसका ऑब्जेक्टिव क्या था, अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या था, क्या ऑब्जेक्टिव था जिसकी वजह से उन्होंने ये साल्ट सत्याग्रह किया था गांधी जी ने? देखिए, इसका जो ऑब्जेक्टिव था ये था, जो साल्ट लॉ बनाए गए थे इनको रिपील करवाना चाहते थे कि ये कानून जो बनाए हैं नमक कानून उसको खत्म किया जाए, और इसीलिए ही ये साल्ट सत्याग्रह शुरू किया गया था। Who among the following leaders instrumental in the formation of कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, इसमें कौन से लीडर थे जिन्होंने ये फॉर्म की थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, उसके फाउंडर थे जेपी थे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया या फिर आचार्य नरेंद्र देव। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की इन्होंने स्थापना की थी। तो आपको नाम ध्यान रखना है, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देवा। राम मनोहर लोहिया, और इसमें और आप प्लस कर सकते हैं जयप्रकाश नारायण। इन्होंने मिलकर, यहां होना चाहिए था और ये ऑल ऑफ द अबव, खैर इसको सही कर देंगे। तो इसका ध्यान रखना आप, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हु कन्वीन्ड द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन वाज? जब पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ लंदन में, तो कौन से ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस टाइम पे जिन्होंने ये बुलाया था फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस? पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कन्वीन बाय, उस टाइम पे लेबर गवर्नमेंट थी, लेबर पार्टी गवर्नमेंट, और रामसे मैकडोनाल्ड उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे। 12 नवंबर 1930 से और 19 जनवरी 1931 के बीच में ये लंदन में चला, ये पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। महात्मा गांधी पार्टिसिपेटेड इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आफ्टर? पहला जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया गांधी ने, लेकिन दूसरा राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें पार्टिसिपेट किया गया। पहला था उसमें पार्टिसिपेट क्यों नहीं किया था? पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया था क्योंकि उस टाइम पे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चल रहा था और बहुत सारे जो लीडर्स थे उनको जेल में डाला जा रहा था, गिरफ्तार किया जा रहा था, इसलिए पार्टिसिपेट नहीं किया था महात्मा गांधी ने। और सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट किया, क्यों किया? क्योंकि उस टाइम पे ये एग्रीमेंट हो गया था गांधी इरविन पैक्ट मार्च 1931 में। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ है? मार्च 1931 में हुआ था, और इसके बाद में ही ये गांधी जी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। और ये एक पॉलिटिकल एग्रीमेंट था गांधी और जो वायसराय ऑफ इंडिया थे उस टाइम लॉर्ड इरविन, उनके बीच में। विच ब्रिटिश ऑफिसर सप्रेस द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन कानपुर? एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ उसको झांसी से किसने लीड किया, कानपुर से किसने लीड किया, और कई दिल्ली से किसने लीड किया, इस तरीके से पूछा जाता है। और ये डिटेल में बताया जा चुका है। इस नोट्स जैसे अभी इस क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन आपको देंगे तो उसमें तमाम जो भी इंपॉर्टेंट जगह है जहां से रिवोल्ट को लीड किया तो वो दे देते हैं हम क्वेश्चन के नीचे डिटेल में। और यही फायदा रहता है कि अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है डायरेक्ट और इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो आप उसको सही कर देते हैं। इसीलिए टेस्ट सीरीज का कहा जाता है आपको, ताकि आपको अच्छे से कवर हो जाए चीजें।
कानपुर की बात है तो कानपुर से किसने सप्रेस किया, ये नहीं पूछा कि कानपुर में कौन लीड कर रहा था, इसको कानपुर में किसने खत्म किया। जो 1857 का आंदोलन चल रहा था उस टाइम पे वहां पे ब्रिटिश ऑफिसर्स थे कॉलिन कैंपबेल, कॉलिन कैंपबेल थे। और कानपुर से लीडर कौन थे, कानपुर से लीडर थे नाना साहब, नाना साहब लीड कर रहे थे कानपुर से। झांसी और ग्वालियर से कौन थे, झांसी और ग्वालियर में लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे थे, और उसको सप्रेस किसने किया था, ह्यूग रोज ने। बरेली से खान बहादुर खान थे, और वहां पे भी ये जो कॉलिन कैंपबेल है इन्होंने सप्रेस किया था, खत्म किया था बरेली में भी। इलाहाबाद और बनारस में लियाकत अली थे, और वहां पे ऑन सेल करके था एक ब्रिटिश ऑफिसर, उसने सप्रेस किया था। कानपुर का पूछा है, डी इसमें करेक्ट आंसर आएगा। Which of the following commission was appointed by the government to investigate the जलियांवाला बाग मैसेकर? जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कौन सा कमीशन का गठन किया था, कौन सा कमीशन बनाया गया था? जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था ये इसके लिए 1919 में एक कमीशन बनाया गया था, हंटर कमीशन। कौन सा बनाया था, हंटर कमीशन। लॉर्ड हंटर उसके चेयरमैन थे। डी इसका करेक्ट आंसर है। द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी इन, तो जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये गांधी जी ने कब लॉन्च किया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये गांधी जी ने कब लॉन्च किया था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है ये 12 मार्च 1930 को। इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो उस टाइम पे दांडी सॉल्ट मार्च चल रहा था, और उसके बाद में ही ये 6 अप्रैल को जब डायरेक्ट एक्शन कैंपेन शुरू हुआ, टैक्स के खिलाफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट शुरू किए गए, ब्रिटिशर्स की जो सॉल्ट मोनोपोली थी उसके खिलाफ, जब ये शुरू किया गया 1930 में। उम्मीद है ये आपको यूजफुल रहेगा। जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है आपके ईमेल पे ये भेज दिया जाएगा, और जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है वो वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, इस वेबसाइट से टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर इस नंबर पे कांटेक्ट करके टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करना। थैंक यू।